हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट का है ना। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहता हूं कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो 2012 के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बिकॉज किसी भी एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हिंट मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो भी एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और जो भी फैक्ट्स बेसिस पर क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इमल्सन इज अ कोलॉइड ऑफ अ। तो ये बेसिकली ये फार्मा पार्ट से रिलेटेड है। तो ये इमल्सन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि इमल्सन इज अ कोलॉइड। तो इमल्सन अब ये क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ गैस एंड गैस इन अ सॉलिड। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है इमल्शन के लिए लिक्विड इन लिक्विड, बिकॉज इमल्सन जो होता है वो दो फेजेस से मिलकर बनता है। दो फेजेस भी होते हैं, और जो मल्टीपल इमल्शन होता है उसमें तीन फेजेस भी होते हैं। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि या तो फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन बनता है, या तो फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन बनता है ना। तो ये इमल्शन दो फेजेस से मिलकर बनता है और दोनों ही लिक्विड होते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने बात की थी थोड़ी सी कि मिक्स्ड इमल्सन भी होते हैं, है ना। तो मिक्स्ड इमल्सन कैसे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे W/O/W, है ना, O/W/O, ये सारी चीज़ें। तो ये फेजेस होते हैं। और ठीक है, इतना काफ़ी है यहाँ पे इमल्सन के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ स्टील रेंजेस फ्रॉम। यहाँ पे कार्बन के परसेंट पूछ रहा है स्टील में, स्टील के अंदर कितना कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए 0.1 टू 1.5, 1.5 टू 3.0 एंड 3.0 टू 4.0 एंड 4.0 टू 6.0। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाले है फर्स्ट आंसर, जो कि है 0.1 टू 1.5। ये परसेंट होता है कार्बन का स्टील में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जनरल जर्मन सिल्वर। यहाँ पे जनरल जर्मन सिल्वर जो होता है वो 2, 3, 4 जितने भी मेटल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे कौन सा मेटल ऐसा है जो कि जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। तो बेसिकली एक फन फैक्ट की बात यह है कि ये जर्मन सिल्वर लिखा हुआ है और उसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट एस्टिमेट द लिटरेसी रेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे लेटेस्ट एस्टिमेट पूछ रहा है। तो ये लेटेस्ट एस्टिमेट उस समय का है जो कि 2012 का था, है ना। तो लिटरेसी रेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे साक्षरता के परसेंट की जो पॉपुलेशन में है उसके बारे में पूछ रहा है। 63%, 65%, 67%, 68%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है 65%। बेसिकली ये सेंसस 2001 के बेस पर यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यही उस समय पे चल ही रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो थे वो उस समय पे जो न्यू रीडिंग्स हैं वो नहीं आई हुई थी। सो 2001 का ही यहाँ पे डाटा लिया जाएगा, जो कि 64.8 के समथिंग था वहाँ पे, है ना, 64.8 के समथिंग था। सो यही यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु वॉन द US ओपन लॉन टेनिस इन सितंबर 2007। यहाँ पे जो लॉन टेनिस सितंबर 2007 में हुई थी उसको किसने जीता था, यहाँ पे बेसिकली खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है ना। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविक एंड रोगर फेडरर, राफेल नडाल एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है रोगर फेडरर। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहने वाला है अपना। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। यहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश काल में दी गई थी, है ना। तो उसके प्रोपाउंडर मतलब उसको किसने दिया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड गांधी जी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया है ये थ्योरी दी थी किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर क्वेश्चन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की सीरीज़ आती रहे चैनल पर, है ना, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे लाने के लिए। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वॉज। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ की बात कर रहा है कि इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन रहे हैं। तो ऑप्शन ये है कि जनरल KS थिमाया, जनरल KM करियप्पा, SHFJ मानेकशॉ एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि यहाँ पे सब जो फॉरेनर्स ही हैं, तो
जो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन, जो कि जनरल KM करियप्पा जी है ना, जनरल KM करियप्पा जी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना कि अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ केमिकल दैट अटैक्स सिलिकॉन, अ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डाटा दैट द कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बेसिकली जो वायरस होता है कंप्यूटर में वो एक स्पेशल प्रोग्राम ही होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप्स में डाल करके उसका जो है या तो यूज़ कर लिया जाता है या तो फिर मिसयूज़ भी किया जाता है ना। तो अब इस समय क्या चल रहा है गाइस कि व्हाट्सअप में APKs वगैरह आ रहे हैं ना, जो कि डाउनलोड कर लो, उसके बाद फिर वो व्हाट्सअप वगैरह हैंग करते हैं। सो आप अलर्ट रहिएगा इस चीज़ से, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ, इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का मतलब जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं ना, तो उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है कितने किलोमीटर्स का यहाँ पे अपने पास इंडिया के पास है कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है कौन सा, सी ऑप्शन, जो कि है 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर का इंडिया के पास कोस्ट लाइन है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिफोर क्वेश्चन मार्कर हमें कुछ कम अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। कौन सा कलर ले लिया जाए, ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर तो वैसे भी है, येलो कलर ठीक रहेगा। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ। अब ये जवाहर टनल की यहाँ पे बात की जा रही है। जवाहर टनल कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना, है ना। अब स्टेट से ये याद आया कि अगर आप जिस भी स्टेट से हो तो प्लीज़ कमेंट में नाम लिख दीजिए, ताकि हमें ऐसा पता चले कि कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं, है ना। तो अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के कि दूर दूर तक लोग बाग देख रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो मोस्ट लिटरेट मतलब सबसे पढ़ी लिखी यूनियन टेरिटरी क्या है इंडिया में, कौन सी है। तो यहाँ पे दिल्ली हो गई, लक्षद्वीप हो गई, चंडीगढ़ हो गई, पौंडुचेरी हो गई। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेट है। बेसिकली इस करेंट डाटा का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये उस समय पर 2012 की बात है। तो आप इस डाटा को करेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ हो तो, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हमें पूछ रहा है, जो कि एरिया वाइज सबसे छोटी है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, चांदनी चौक दिल्ली, सदर दिल्ली, कोलकाता नॉर्थ वेस्ट एंड मुंबई साउथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है ए ऑप्शन, जो कि है चांदनी चौक दिल्ली, है ना। चांदनी चौक दिल्ली यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑथर ऑफ बुक टू लीव्स, दो जान की जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, विक्रम सेठ, जेम्स पैटरसन, वेद मेहता और खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन, जो कि है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जी ने टू लीव्स किताब लिखी थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंट्रीज आर रेफर टू एज द गोल्डन क्रेसेंट। द गोल्डन क्रेसेंट की यहाँ पे बात पूछी जा रही है। गोल्डन क्रेसेंट बेसिकली ओपीएम की खेती से ही रिलेटेड होता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम पूछ रहा है, जो कि लार्जेस्ट ओपीएम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन म्यांमार, लॉस, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, मलेशिया एंड थाईलैंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान जो होती हैं वो गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे लार्जेस्ट ओपीएम इंडस्ट्री होती है, लार्जेस्ट ओपीएम इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे तीन नाम आप याद कर सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो इसको आप एपीआई से भी याद रख सकते हैं, है ना, एपीआई से याद रख सकते हैं। एपीआई तो जैसे जानते हैं कि आपने अगर फार्मेसी से हैं आप तो बिल्कुल आप जानते होंगे एपीआई के बारे में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। तो एपीआई से आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे ओपीएम की जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है, इन तीन देशों में, एपीआई में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड। ब्लड में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जैसे कि जानते हैं आप, एक कोगुलेशन होता है, एक एंटीकोगुलेशन होता है। एंटीकोगुलेशन मतलब होता है कि जैसे खून का जो गाढ़ापन होता है ना, उस मतलब कि जम जाना जिसको कहते हैं, वो चीज़ ना हो उसके लिए कौन सा केमिकल अपने जो बॉडी में है वो रहता है, ब्लड में रहता है, सॉरी। तो फेब्रिनोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन एंड ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे हेपरिन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि हेपरिन ही एंटीकोगुलेंट है यहाँ पे, है ना। और फेब्रिनोजन और थ्रोम्बिन
और ये दोनों तो कोगुलेशन कराने के लिए काम आते हैं। एंड ग्लोबुलिन जो होता है ये तो आप जानते हैं, जो ब्लड मतलब ड्रग व्रग के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है ना, ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं अपने बॉडी में, ग्लोबुलिन। फिर उसके बाद क्या होता है कि विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार 07, अ 6 days जॉइंट नवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व 25 वारशिप्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ पूछ रहा है जो कि पार्टिसिपेट किए थे किसमें, मालाबार 07 में। एक 6 days जॉइंट नवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग 25 वारशिप्स वहाँ पे हुई थी, जॉइंट नवल एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ पे मालाबार 07 में कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, सीधा सीधा क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस कि इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इंडिया, यूएस, जापान, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, यही राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है गाइस कि इंडिया, यूएस, जापान, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ था किसमें, मालाबार 07। ठीक है, तो यहाँ पे नवल एक्सरसाइजेस की गई थी नेवी वगैरह की साइड से, है ना, वॉरशिप्स की बे ऑफ बंगाल में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु कॉइन द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमिक। यहाँ पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इंडियन इकोनॉमिक में एक टर्म कॉइन किया गया था, एक टर्म लाया गया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो उसको किसने दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे ए के सेन, कृति एस पारिक, राज कृष्णा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन राज कृष्णा ही रहने वाले हैं। फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी ऑप्शन रहने वाला है, राज कृष्णा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2006 फॉर हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सेलेक्टेड किए गए थे रोमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए 2006 के लिए। किस लिए दिया गया था उनको ये अवार्ड, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस थोड़ा देख लेते हैं, है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ पानी वाटर पंचायत इन राजस्थान, हेल्पिंग रूरल पीपल इन फेसिंग देयर एक्यूट वाटर प्रॉब्लम, नहीं, इफेक्टिव इम्प्लांटेशन ऑफ द नेशनल मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इन द रूरल एरियाज, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। यही राइट ऑप्शन रहने वाला है कि अरविंद केजरीवाल को 2006 में ये अवार्ड किस लिए दिया गया था, सेलेक्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट्स किए हुए थे और इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर्ड किया था करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था अवार्ड के लिए, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बेसिकली ये सब तो चीज़ें फैक्ट बेसिस हो गई। अब है द 3-day 8th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, विश्व हिंदी सम्मेलन वाज हेल्ड इन जुलाई 2007 एट। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 8th वाला मतलब कहाँ पर हुआ था, 2007 वाला, जहाँ जो कि 2007 में हेल्ड ऑन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, न्यू दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क एंड काठमांडू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पे हुआ था 2007 में, है ना। अब है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच कंट्री इज़ द वोल्केनो माउंट गमकोनोरा द हाईएस्ट पीक ऑफ हालमाहेरा आइसलैंड विच erupt in July 2007 लोकेटेड। यहाँ पे वोल्केनो माउंट गमकोनोरा का यहाँ पे बात की गई है जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है, हालमाहेरा आइसलैंड की। तो वहाँ पे वोल्केनो हुआ था जुलाई 2007 में। तो वो जो वोल्केनो माउंट गमकोनोरा है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, रशिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये जो माउंटेन है वो सिचुएटेड है और वहाँ पे इरप्शन हुआ था, मतलब कि ज्वालामुखी हुई थी। अब यहाँ पे ये बेसिकली इंटरनेशनल क्वेश्चंस हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स जिसको कहते हैं ना। तो अब क्या है कि द नेम द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम विच टर्न्ड साउथ अफ्रीका इन T20 टूर्नामेंट रिसेंटली। तो यहाँ पे जो T20 हुआ था साउथ अफ्रीका में, है ना, तो वहाँ पे इंडियन टीम जो गई हुई थी उसका वाइस कैप्टन कौन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, इरफान पठान एंड युवराज सिंह। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाले हैं युवराज सिंह, अपने यूवी पाजी जो रहने वाले हैं। बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि 2012 की यहाँ पे बात है ना, 2012 की बात है, इसलिए उस हिसाब मतलब उस समय के वाइस कैप्टन के यहाँ पे पूछ रहा है, तो गेट कंफ्यूज नहीं होइएगा थोड़ा सा। एंड है द
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किन किन देशों को मिला करके बना हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड यहाँ पे है किर्गिज़स्तान। ये बेसिकली बहुत अटपटे नाम है, लेकिन यही ऑप्शन राइट है, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अनाउंस सम टाइम बैक द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विथ 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव कैपेसिटी। यहाँ पे बेसिकली गाइस पूछ रहा है कि ऐसे फर्स्ट जो सबसे पहली ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है। 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क की पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे किसने लॉन्च की थी? तो HCL इन्फो सिस्टम्स ने, ठीक है ना। HCL यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स के टर्म में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया का जो रैंक है वो क्या था, या मतलब हाईएस्ट रैंक की कंपनी कौन सी थी? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शंस हैं विप्रो, रिलायंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ONGC। तो यहाँ पे अपना राइट वन रहने वाला है सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो हाईएस्ट रैंक की इंडियन कंपनी है जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सेल के मामले में वहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक में थी ये कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ न्यू 7 वंडर्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ न्यू 7 वंडर्स। तो न्यू 7 वंडर्स जो थे उनकी लिस्ट में कौन सा, मतलब कौन जो है शामिल नहीं है? तो रोमन कोलेसिज्म, बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम पढ़ देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इटली, पेरू, फ्रांस एंड ब्राज़ील। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है फ्रांस, जो कि है आईफल टावर इन पेरिस। आईफल टावर इन पेरिस जो है वो नहीं इंक्लूडेड है न्यू 7 वंडर्स, मतलब कि जो 7 अजूबे होते हैं, नए 7 अजूबे जो थे उसमें आईफल टावर इन पेरिस फ्रांस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे इंक्लूड हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द चेयरमैन ऑफ द इंडियन सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म। अब ये भारतीय फिल्म जगत का क्वेश्चन है कि भारतीय सेंसर जो बोर्ड है, इंडियन सेंसर बोर्ड जो फिल्म पास करता है उसके चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस कि श्री अनुपम खेर, गुलजार, शर्मिला टैगोर एंड संजीव कुमार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपने शर्मिला टैगोर जी हैं, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाई ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉज एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं ना, बाइक्स वगैरह या फिर जो कार हैं, वो जब पॉल्यूशन मतलब कि अपना जो धुआं है वो जब देती हैं तो वहाँ पर जो सबसे जहरीली गैस जो कि पॉल्यूशन करती है वो क्या है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन गैसेस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना कार्बन मोनोऑक्साइड रहने वाला है, जो कि ये ऑप्शन है ना। यहाँ पे जो सबसे जो पॉल्यूशन करती है ना सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हार्मफुल गैस है ना। गैसेस तो बहुत सारी रिलीज़ होती हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी रिलीज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे हार्मफुल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है यहाँ पे, है ना। तो हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है, बाकी 2-3 नाम दिए हुए हैं जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, बाकी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है। उनको आइए पता करते हैं। तो डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस एंड जॉन माइनार्ड काइनेस। तो यहाँ पे जॉन माइनार्ड काइनेस यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाले हैं कि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में शामिल नहीं है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2007 रिपोर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कॉपरेशन डेवलपमेंट OECD के एक रिपोर्ट्स थे अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2007। द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन इंडिया एवरी डे फ्रॉम 2000 टू 2005। तो यहाँ OECD की रिपोर्ट्स हैं जो कि न्यू जॉब क्रिएशन जो होती हैं, मतलब नए रोज़गार के लिए डाटा को अपना शो करती हैं। तो जब उनकी जो रिपोर्ट आई थी तो 2000 मतलब कि ईयर 2000 से 2005 के बीच में कितनी जॉब्स वगैरह क्रिएट की गई हैं, नए रोज़गार बनाए गए हैं, वो यहाँ पे देख लिया जाता है। तो 5 मिलियंस, 8 मिलियंस, 11 मिलियंस एंड यहाँ पे 13 मिलियन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है 11 मिलियंस। तो यहाँ पे 11 मिलियंस जो है जॉब्स क्रिएट की गई थी सन 2000 से 2005 तक के बीच में, है ना। तो 11 मिलियंस यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक इज़ आल्सो नोन एज। तो वर्ल्ड बैंक को और क्या कहते हैं?
देख लेते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही राइट ऑप्शन रहने वाला है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इन ऑप्शंस के देखते हुए यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, है ना। विकास और फिर से पुनर्निर्माण, है ना, वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है वर्ल्ड बैंक का। बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर अ ईयर, बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर अ ईयर, किस बिल के अकॉर्डिंग जो होता है जो रेवेन्यूज़ पूरे ईयर का कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस, इकोनॉमिक बिल, फाइनेंशियल बिल, सप्लीमेंट्री बिल्स एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल बिल के तहत ही यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ होते हैं, कर्ज जो होता है ना, हाँ कर्ज नहीं कह सकते हैं इसको, कर कहते हैं, कर कहेंगे, टैक्सेस, रेवेन्यू की बात यहाँ चल रही है, टैक्सेस यहाँ पे वसूला जाता है इस बिल के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल बिल के अकॉर्डिंग। फिर विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो जो सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की, तो ऑप्शन देख लेते हैं, INTUC, CITU, AITUC एंड BMS। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है AITUC। AITUC जो होता है थर्ड ऑप्शन, वो है ओल्डेस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में ये आता है AITUC। अब है प्रोफेशन, अमर्त्य सेन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, तो वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए यहाँ पे काम उन्होंने किया था, उस चीज़ पर यहाँ पे अवार्ड इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज़, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आइटम इज़ अ मेजर आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ अ मेजर आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट का सबसे मेजर आइटम क्या है, सबसे ज़्यादा इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो कंप्यूटर चिप्स, पोटैटो चिप्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड कार इंजन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है टेक्सटाइल गारमेंट्स, तो यहाँ पे टेक्सटाइल जो कपड़ा उपड़ा से रिलेटेड है ना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, जो इंडियन भारत का कृषि जो है वो कैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया जा सकता है, तो लैंड सरप्लस लेबर स्कार्स इकोनॉमी, लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड स्कार्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड स्कार्स लेबर स्कार्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है C, लैंड स्कार्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो लेबर स्कार्स एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, तो इन्फ्लेशन को जो है क्योर करने के लिए मनी सप्लाई को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये एक टर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम कभी भी अगर इन्फ्लेशन को क्योर करेंगे, ठीक करेंगे, तो वहाँ पे मनी का क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड रीइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन सॉरी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन कहेंगे ऐसे प्रोसेस को जो कि क्योर करता है किसको, इन्फ्लेशन को, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, क्लोज सब्सटीट्यूट क्या बात पूछ रहा है, तो गुड्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मिल्क एंड शुगर, शुगर एंड टी, टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड बिस्किट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है टी एंड कॉफ़ी, दोनों ही सब्सटीट्यूटेड हैं, मतलब कि कॉफ़ी नहीं चलेगी तो टी चल जाएगी, है ना, तो बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, जो कोई कॉफ़ी नहीं पिएगा वो टी पी लेगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज्ड अदर बाय बोरोइंग फ्रॉम द सर्टेन इंस्टीट्यूट और थ्रू, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज अदर बाय बोरोइंग फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूट ऑन अदर और थ्रो, बेसिकली एक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन में बता देता हूँ यहाँ पे, इशू ऑफ नोट, टेकिंग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, है ना। तो ये बेसिकली ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। As required by the WTO agreement, the Indian Patent Act was amended in 1999. The act first come into force in the year. तो WTO जो होता है एग्रीमेंट हुआ था किसके लिए, इंडियन पेटेंट एक्ट के लिए। पेटेंट का मतलब आप समझते हो कोई भी चीज़ किसी की पेटेंट हो जाती है,
जब इंडस्ट्री से कोई मतलब कोई भी नई चीज़ किसी ने डेवलप कर दी, किसी ने कोई नई चीज़ बना दी, तो उसमें उसको पेटेंट राइट मिलता है। जैसे कि आपने बुक्स वगैरह में कॉपी राइट सुना होगा, वैसे ही पेटेंट राइट्स होते हैं। पेटेंट राइट बेसिकली 20 ईयर्स के होते हैं, है ना, उसके बाद से पेटेंट ख़त्म हो जाता है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द एक्ट कम इनटू फोर्स, तो वो जो जिस चीज़ का मतलब जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसका मॉडिफिकेशन कब हुआ था, 1999 में। अब वो एक्ट आया कब था, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि 1965, 1970, 1975, 1980। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है अपना 1970, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ competent to enact law on a state subject if। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट है, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, ऑल द स्टेट्स असेंबलीज ऑफ द कंट्री मेक सच अ रिक्वेस्ट, द प्रेसिडेंट सेंड्स सच अ मैसेज टू पार्लियामेंट, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है कि ये चैनल जो है वो ज़्यादातर फार्मेसी के लिए डेडिकेटेड है, तो ये जो आपके सोशल साइंस वाले हो गए, पॉलिटी जी के, ये सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो जो भी फार्मा पार्ट होगा बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा कम एफिशिएंटली हम कम ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पे करने का। सो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे राइट ऑप्शंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑप्शन तो पता है इन चीज़ों के। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट रहेगा, है ना, सॉरी ए यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज़ इमरजेंसी पावर्स ऑफ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज़ इमरजेंसी पावर ऑफ 4 टाइप, 2 टाइप, 5 टाइप्स, 3 टाइप्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है 3 टाइप्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन्जॉय करते हैं अपने इमरजेंसी पावर 3 टाइप्स, 3 तरीके से इमरजेंसी पावर्स को अपने जो है मतलब ले सकते हैं। कहने का मतलब मिलती तो वैसे भी है, लेकिन उस चीज़ को करने का तरीका जो है 3 तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, तो सर्वोदय जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि सबका विकास, है ना। तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी मतलब होता है कि संपत्ति का अधिकार जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। किसके रूल में हटाया गया है वो चीज़ देख लेते हैं अपन, है ना। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के जब थी तब वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दी गई है ना, हटा दी गई थी। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड्स, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर के अंदर क्या आता है वो चीज़ देख लेते हैं, है ना। तो ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर अवर फ्रीडम मूवमेंट, ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ड्यूटी टू प्रमोट द सेंस ऑफ fraternity among the people, duty to stick to the political party on whose ticket on one contested elections। जहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है ए, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अवर फ्रीडम मूवमेंट, है ना। इसका चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन विच सिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका वाज गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द वाइट पीपल्स। सिटी ऑफ अफ्रीका में गांधी बीटन अप समझ रहे हैं ना आप, बीटन अप मारना, मार खाना, एंड थ्रो ऑफ मतलब फेंका जाना, बाकी अब नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे अब राइट ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कैप टाउन, डरबन, जॉन्सबर्ग एंड प्रिटोरिया। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर, जो कि डरबन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। डरबन सिटी है जहाँ साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे गांधी जी बीटन अप, थ्रोन ऑफ बाय द वाइट पीपल, गोरे लोगों के द्वारा। गांधी जी के बारे में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच रिसीव्स 4% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड इन। तो यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच रिसीव्स 4% ऑफ टोटल वोट्स। तो ऐसी एक पार्टी, नेशनल पार्टी जो कि टोटल वोट्स का 4% रिसीव की थी पोल में। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी पार्टी है भैया। तो 4 और 2 पुल्ड इन 2 or more states, the capital city, 4 or more states, in all the states। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सी रहने वाला है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच रिसीव्स 4% ऑफ द टोटल वोट पुल्ड इन। तो यहाँ पे 4 और मोर स्टेट्स यहाँ पे रहने वाला है।
क्योंकि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो 4% जो वोट हैं, जो टोटल वोट जो 4 और उससे ज़्यादा स्टेट्स में पड़े थे, उसके 4% जो है वोट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे मिले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है 4 और मोर स्टेट, सी नंबर। ठीक है, इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे जा रहे हैं जो कि अमेंडेबल मतलब कि सुधार लायक नहीं है अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे हम जिन चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे कि सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू एंड द फेडरल सिस्टम, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अपना जो राइट ऑप्शन यही रहने वाला है अपना लास्ट वाला, है ना, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यही राइट अपना रहने वाला है। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, निर्देशक सिद्धांत, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है पार्ट 4, जो कि सी ऑप्शन में अपना है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के चौथे वाले पार्ट में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कितने प्रकार के जो रिट्स हैं वो कितने टाइप्स के रिट्स जो होती हैं इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। तो रिट्स बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ गाइस, इसकी रिट्स जो होता है वो एक फॉर्मल, कह सकते हैं फॉर्मल लेटर टाइप का होता है, जो कि जिसमें ये लिखा होता है कि ये काम को इसको स्टार्ट करना है, कि इस चीज़ को बंद कर देना है ना। तो कितने प्रकार के रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अपना 2, 3, 5, 8, 6 में से 5 यहाँ पे राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द SAARC। तो SAARC की में जो है कौन मतलब सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन एक कंट्रीज़ नहीं है, एक कंट्री नहीं है। उस कंट्री को देख लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड म्यांमार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है म्यांमार। म्यांमार ही जो है वो SAARC का जो है मेंबर नहीं है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं RRB फार्मासिस्ट 2012 के, है ना। तो अगर वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट करते रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, इसके अलावा आप MCQ सॉल्व करिए और अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकल लेक्चर्स भी देखिए, है ना। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा उस चीज़ का वीडियो, है ना। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।